जियांग की ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर के हाथों पिटे हुए लोग कहते हैं कि वो तो सिर्फ यहाँ से राह से गुजरने वाला एक इंसान है, लेकिन वो जस्टिस के लिए अपनी जिंदगी भी दाव पे लगा रहा है। और गावियन भी एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि अब डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसका इतना कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हमारे जियांग के पीछे कोई तो काफी तेजी के साथ आते हुए हमारे जियांग के ऊपर हमला करते हुए उसके हाथों से उस यंग मास्टर को छुड़ाते हुए उसे पकड़ लेता है। उस आदमी के हाथों से पकड़ जाने की वजह से हमारे जो जियांग की डेथ रेटिंग है वो बढ़ने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारा जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर गावियन हमारे जियांग के पास जाते हुए उसे कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद जियांग उससे कहता है कि मेरा नाम जियांग है और मुझे कोई भी बैकअप नहीं दे रहा है। अगर तुम मुझे यही पर ही जान से मार देते हो तो इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से मुझे मार डालो। जियांग की ये बात सुनने के बाद जो गावियन है वो जियांग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो। इतना कहने के बाद वो अपने साथी से कहता है कि जियांग को जाने दो। ये सुनने के बाद गावियन को जो सर्वेंट होता है और साथी में जो जियांग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर गावियन हमारे जियांग से कहता है कि जियांग तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, सच में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा साहसी हो। इसीलिए अगर तुम मेरे आर्मी में ज्वाइन होकर इस कंट्री को सर्व करना चाहते हो तो तुम मेरे घर पर आकर इसके बारे में मुझसे बातचीत कर सकते हो। अपने प्लान को इस तरह से नाकामयाब होता हुआ देखकर जो जियांग है वो काफी ज्यादा रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि आखिर मेरे स्क्रिप्ट में कहाँ पर कमी रह गई, आखिर ये मुझे क्यों नहीं मार रहा है। हमारे जियांग को ये ऑफर देने के बाद जो गावियन है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जियांग को इतने आसानी से जाता हुआ देखकर जो यंग मास्टर है वो सह नहीं पाते, इसीलिए वो अपने पिताजी से कुछ कहने जा रहा होता है कि तभी जो गावियन है उसे जोर से चाटा मारते हुए उससे कहता है कि बाद में मुझे तुम इस तरह की हरकतें करते हुए मुझे बिल्कुल भी मत दिखना और गार्ड जल्दी से इसे उठाकर वापस लेकर चलो। इतना कहने के बाद गावियन अपने घोड़े पर बैठता है और जाने से पहले हमारे जियांग से कहता है कि अगर तुम सच में मेरे आर्मी में शामिल होना चाहते हो तो मेरे घर पर जरूर आना। गावियन को इतने आसानी से मुझे छोड़ता हुआ देखकर और यहाँ से जाता हुआ देखकर हमारे जियांग पहले से ही पूरा सदमे में जा चुका होता है। गावियन को इस तरह से करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग हैं वो गावियन की तारीफें करते हुए कहते हैं कि गावियन सच में काफी ज्यादा अच्छे है। उनका बेटा भले बिगड़ा हुआ हो लेकिन गावियन के अंदर थोड़ी तो समझ है, लेकिन अगर मिस्टर जियांग उसके आर्मी में शामिल हो जाते हैं तो उनके मजे ही मजे है। लेकिन हमारे जियांग के प्लान को इस तरह से खराब होता हुआ देखकर जियांग सही नहीं पाते, इसलिए जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर मैंने गलती कहाँ पर की थी। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, मैंने उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया था, फिर भी मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। क्या वो दोनों बाप बेटे सच में इविल है? आखिर उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं मारा। लेकिन तभी हमारे जियांग के सामने उसका सिस्टम का विंडो अपीयर होता है जहाँ पर उसकी डेथ रेटिंग अभी भी C+ होती है, जिसे देखने के बाद हमारा जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि मेरे जो सिस्टम का इमोर्टिलिटी लॉक है वो अभी भी वहीं पर ये लगा हुआ है और मेरी जो डेथ रेटिंग है वो भी अभी तक इंक्रीज ही हो रही है। गावियन के यहाँ से जाने के बावजूद भी मेरी जो डेथ रेटिंग है वो रिसेट नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं अभी मारा जाऊँ तो मुझे हाई रेटिंग ही मिलेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों रहेगा? क्या ये सब पहले से कुछ थोड़ा सा अलग है? जब जियांग ये सब सोच रहा होता है तभी उस बाजार में खड़े हुए लोग हमारे जियांग को अप्रिशिएट करने के लिए वहां पर तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें तालियां बजाता हुआ देखकर जियांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे ये समझ में आता है कि अगर मैं अभी मर जाऊं तो मैं एक हीरो के रूप में मरूंगा जिसने कि गावियन के बिगड़ेल बेटे को रोका है, ना किसी अनजान पर्सन की तरह मारा जाऊंगा। अच्छा, तो यही सिस्टम का इस्तेमाल करने का सही रास्ता है। अगर मैं काफी ज्यादा फेम कमाते हुए लोगों के नजर में आ जाऊंगा और लोग मुझे पहचानने लगेंगे और तब मैं मारा जाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आऊंगा और अगर किसी को मैं चैलेंज करते हुए मारा जाऊंगा तो मेरी जो डेथ रेटिंग है वो इंक्रीज होती रहेगी। परिणाम चाहे जो भी रहे, मैं मरूं या फिर ना मरूं, मैं किसी भी तरह जीत जाऊंगा और जब मैं आखिर में मारा जाऊंगा तो ये एक हाई क्वालिटी की इफेक्ट डेथ होगी। और हमारे जियांग ये सब अपने मन में सोच रहा होता है, बाहर अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा होता है। जियांग को ये सब हरकतें करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें गावियन के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यंग मास्टर है वो गावियन से कहता है कि पिताजी आपको उस बदमाश को सबक सिखाना था, लेकिन आपने तो उसे अपनी ही आर्मी में भर्ती कर
लिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनने के बाद जो गावियन है वो यंग मास्टर से कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों हो, उसके बारे में तुम चिंता करना आप छोड़ दो। जब उस जियांग ने मेरे बेटे के ऊपर हमला किया था तो वहाँ पर कई सारे लोग थे और उन कई सारे लोगों की उसको अप्रिसिएशन मिल रही थी, यानी कि वो उन लोगों का हीरो था। अगर मैं वहीं पर ही जाकर उसे जान से मार देता तो मेरी जो सिटी लॉर्ड की इमेज थी वो काफी ज्यादा खराब हो जाती, और इसीलिए मैं जल्दबाजी में वहाँ पर कदम ना उठाते उसे मैंने अपने आर्मी में भर्ती कर लिया, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा कदम है, जिसके वजह से जो उन लोगों का गुस्सा था वो शांत हो गया और उनका अप्रूवल भी मुझे मिल गया। फिर गावियन यंग मास्टर से कहता है कि तुम पागल कहिए कि अगर तुम कभी ना कभी इस तरह की मुसीबत में आने ही वाले थे, इसलिए 1 महीने तक तुम इस रेसिडेंस से बाहर कदम रखने की भी हिम्मत मत करना। ये सुनने के बाद यंग मास्टर गावियन से कहता है कि लेकिन आखिर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? ये सुनने के बाद गावियन यंग मास्टर से कहता है कि क्योंकि जो हाईनेस है वो जल्दी यान सिटी को विजिट करने के लिए आए हैं, और जैसे कि तुम्हारी हरकतें, अगर मैंने तुम्हें बाहर छोड़ दिया तो तुम खुद को ही मार डालोगे। ये सुनने के बाद यंग मास्टर गावियन से कहता है कि क्या क्रिम्सन एम्पर यहाँ पर आने वाले, लेकिन इस खबर को जिसने भी ये न्यूज आपको बताई है क्या उस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? ये सुनने के बाद जो गावियन है वो यंग मास्टर से कहता है कि आखिर एम्पर ने तुम्हारे पिताजी को इस ट्रिप के बारे में कैसे इन्फॉर्म किया होगा? आखिर कौन जानता है कि ये किस असैसिन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये सुनने के बाद यंग मास्टर गावियन से कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जियांग है वो आपके आर्मी में ज्वाइन होने की इनविटेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जो गावियन है वो यंग मास्टर से कहता है कि वो मेरे आर्मी में ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन उसके साथ डील करने के मेरे पास कई और रास्ते हैं, लेकिन अगर वो मेरे आर्मी में शामिल हो जाता है तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात रहेगी। जो ईस्ट माउंटेन के ऊपर जहाँ पर काफी सारे चोर है मैं उन्हें वहां पर भेज दूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें मिसनो और जियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिसनो है वो जियांग से कहती है कि तुमने उसके बेटे को मारा, फिर भी वो तुम्हें उसके आर्मी में रिक्रूट करना चाहता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है। ये सुनने के बाद जियांग मिसनो से कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। जियांग की ये बात सुनने के बाद जो मिसनो है वो अपने दोनों बड़े बड़े अरमानों में से एक किताब को बाहर निकालते हुए जियांग से कहती है कि तुम इसी बात पर अड़े हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहां पर जाने के बाद मारे जा सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जल्दी से मिसनो के हाथ से उस किताब को लेते हुए उसे सूंघने लगता है। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही ठरकी है। फिर जो मिसनो है वो जियांग से कहती है कि ये क्यों फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट कलेक्शन में से एक है, ये एक्सप्लोजिव पावर और तुम्हारा जो ऑरा और तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसे डबल करने में तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद कुछ बैकफायर भी होते, तुम्हारा हाथ चीर जाएगा और उसके अंदर से काफी ज्यादा खून बाहर निकलेगा। उस टेक्निक को देखने के बाद जो हमारा जियांग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि ये जो सेलेस्टियल डेमन डिसमेंटलिंग टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। जियांग की ये बात सुनने के बाद जो मिसनो है वो जियांग से कहती है कि हाँ टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें इस टेक्निक को सीखने से पहले ऑरा को अपने अंदर जनरेट करना होगा। और हाँ, इस टेक्निक को मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुम रेकलेसली जाते हुए अपने आप की जान दे दो। मैं ये आशा रखती हूँ कि इस टेक्निक की मदद से तुम कुछ देर के लिए सरवाइव तो कर सकते हो, और तुम्हारा जो एक्शन है वो ग्रेट वॉरियर की तरह लगते है, जिनके का माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो कि मार्शल आर्ट को किसी आम आदमी से कई गुना ज्यादा तेजी के साथ सीख सकते हैं। मिसनो की ये सारी बातें सुनने के बाद जो जियांग है मिसनो से कहता है कि हाँ मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं समझ भी पा रहा हूँ, और साथ ही में हमारे जियांग उस टेक्निक को पाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर मियान सिटी के आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जियांग जो है वो भाले की ट्रेनिंग कर रहा होता है। रोहा उसने गावियन के ऑफर को मानते हुए उसके आर्मी में ज्वाइन भी हो चुका होता है, और हमारे जियांग को वहाँ पर उस तरह से ट्रेनिंग करता हुआ देखकर बाकी के जो कैंप के मेंबर्स होते हैं वो हमारे जियांग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसकी जो टेक्निक है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे देखने के बाद हमें लगता है कि वो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टेज पर है, और जो सिटी लॉर्ड है उसके बेटे को पकड़ना और इस आर्मी कैंप में ज्वाइन होना वो सब उसी का प्लान था, और वो सिटी लॉर्ड के बेटे का इस्तेमाल करते हुए इसी कैंप में आना चाहता था। और बस तुम इंतजार करो, वो इस बैटल ग्राउंड में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन हमारे जियांग को उनकी बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि वो वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसमें कि उसने स्पेयर मास्टरी बिगिनर लेवल को 100% कंप्लीट कर लिया होता है, और साथ ही में जो सेलेस्टियल डेमन डिस्टिमुलेटिंग टेक्निक उसे भी बिगिनर लेवल पर
100% मास्टर कर लिया होता है। उन टेक्निक को बिगिनर लेवल पर मास्टर करने के बाद हमारा जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने एक और नई स्किल को सीख लिया, आखिर कब मुझे मरने का और लेवल अप करने का मौका मिलेगा। हमारा जियांग ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक आदमी आते हुए हमारा जियांग से कहता है कि यह बच्चे, मैंने सुना है कि तुम कुछ मार्शल आर्ट बुक को ढूंढ रहे हो। उस आदमी को वहां पर देखने के बाद जियांग उसे कहता है कि ओ मिस्टर येलो, आप यहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो मिस्टर येलो हमारे जियांग से कहता है कि मेरा नाम पीलिया नहीं बल्कि व्हाइट है। ये सुनने के बाद वहां पर जितने भी बाकी के मेंबर्स होते हैं उस मिस्टर पीलिया का मजाक उड़ाते, उससे कहते कि तुम्हारे जो दांत है वो पीले, इसीलिए तुम पीलिया हो। लेकिन पीलिया उनके ऊपर ध्यान न देते हुए हमारे जियांग से कहता है कि मास्टर, मेरे पास एक फिजिकल कल्टीवेट करने वाली टेक्निक है, क्या तुम उसे पाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जियांग अपने मन में कहता है कि जो फिजिकल टेक्निक है वो डिफेंस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी वहां पर मॉन्क आते हुए हमारे जियांग से कहते हैं कि बॉस, तुम्हें डिसीजन लेने से पहले मिस्टर पीलिया से यह पूछना चाहिए कि आखिर वो फिजिकल स्किल किस तरह की है। ये सुनने के बाद जो पीलिया है वो हमारे जियांग से कहता है कि उस टेक्निक का नाम है आयरन डिक, जो कि तुम्हारे नुन्नू को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना देगा। ये सुनने के बाद हमारे जियांग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर वो मिस्टर पीलिया से कहता है कि आपने जिस टेक्निक के बारे में मुझे बताया है, मैं उस टेक्निक को लेने के लिए तैयार हूँ, जरा मुझे उसके प्राइस तो बता देना। और साथ ही में अपने मन में कहता है कि हमारा जो नुन्नू है वह हमारे बॉडी पार्ट का सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा है, इसीलिए हमें उसे ताकतवर बनाना तो चाहिए और उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ये सुनने के बाद पीले अपने पास से उस टेक्निक की किताब को बाहर निकालते हुए हमारे जियांग से कहती है कि इसके पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे रिस्पेक्ट के तौर पर इसे ले सकते हो। फिर पीले हमारे जियांग को साइड में लेकर जाते हैं, उससे कहती है कि पिछली बार जो यंग मास्टर है उसने मेरे प्रेग्नेंट बेबी को भी चाबुक से मारा था, उसके वजह से मेरा बच्चा मारा गया और मेरी जो बेबी है वो भी काफी ज्यादा घायल है, लेकिन आपने मेरा बदला लिया है, जिसके वजह से मैं आपको काफी ज्यादा शुक्रिया करता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग उससे कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे फेवर के लिए नहीं किया है, मैं ये टेक्निक तुमसे कभी भी फ्री में नहीं लूंगा, इसका मैं फ्यूचर में तुम्हें पे जरूर करूंगा। ये सुनने के बाद जो पीलिया है वो हमारे जियांग से कहता है कि नहीं नहीं, आपको इसके पैसे मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पीछे से कोई आते हुए हमारे जियांग से कहता है कि जो लेफ्टिनेंट ची है वो आपको वहां पर बुला रही। ये सुनने के बाद जो जियांग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लेफ्टिनेंट चू के टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट चू जियांग को वहां पर देखने के बाद जो लेफ्टिनेंट चू है वह हमारे जियांग को गुस्सा दिलाने के लिए और जो लिटिल लॉर्ड गांव है उसको प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे जियांग को उस चोरों के इलाके में भेजने के लिए उस चोर के बारे में काफी कुछ भला बुरा कहते हुए उसकी सारी सच्चाई हमारे जियांग को बता देते हैं। काफी जियांग उत्साहित या फिर गुस्सा होते हुए वहां पर जाने के लिए मान जाए। और साथ ही में जो लेफ्टिनेंट चू है वह हमारे जियांग को ये भी बताते हैं कि जो चोरों का राज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो जियांग है स्ट्रांगर लोगों के हाथों से मरना चाहते हैं, इसीलिए वो वहां पर जाने के लिए काफी ज्यादा आसानी से मान जाता है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट चू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे जियांग से कहता है कि अगर तुम वहीं पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम अपने साथ कुछ सोल्जर को लेकर वहां पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद हमारे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेफ्टिनेंट चू को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी उन सारे के सारे चोरों को खात्मा कर दूंगा। इतना कहने के बाद जो जियांग है वहां से जाने लगता है, जाते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद वो काफी आसानी से मरते हुए अपना कई सारा लेवल अप कर सकता है। इसी बात से वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हमारे जियांग को इतनी आसानी से मानता हुआ देखकर जो लेफ्टिनेंट चू है वो अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारा जियांग पागल है या फिर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, आखिर वो इतने आसानी से वहां पर जाने के लिए कैसे मान गया। लेकिन कुछ भी हो, जो लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दे उसके आगे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर हमें 5 दिनों बाद ईस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो जियांग है उन चोरों को मारने के लिए वहां पर पहुंच चुका होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो पीले है वो पीछे से आते हुए हमारे जियांग से कहते हैं कि मास्टर, मैं इस जगह के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आते समय हमें एक भी चोर नहीं दिखाए, इसका यह मतलब है कि वो सब वेस्ट के वैली में छुपे हुए, आगे जाने पर हमें एक छोटी सी वैली मिलेगी जहाँ पर वो सारे लोग छुपे हुए हो सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग उसे कहता है कि ठीक है वहां पर चलो, लेकिन सावधान रहना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो तुम तुरंत मेरे पीछे छुप जाना। जियांग को इतना ज्यादा काइंड होता हुआ देखकर जो मिस्टर पीले काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस, आप कितने ज्यादा दयालु है, आप चिंता मत करिए, मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनूंगा। फिर जियांग उनसे कहता है कि मेरे पीछे छुप कर रहना, ये मेरा ऑर्डर है, इसे कभी भी मना मत करनी। ये सुनने के बाद जो पीले है वो अपने सर को हिलाते हुए जियांग से कहता है कि बेहतर, मैं आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं दूंगा। और साथ ही में जो जियांग है वो अपने मन में कहता है कि फाइनली मुझे एक मरने का मौका मिला है, मैं इस तरह से उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता।
था। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते, और आगे बढ़ते हुए वही आदमी जिसको कि मैं पीलिया बोल रहा था, वो पीलिया नहीं कोई और ही है। वो हमारे जियांग से कहता है कि बॉस क्या आप मेरे बच्चे को जानते हैं, वो अभी 15 साल का है लेकिन वो 150 किलो का पत्थर भी उठा सकता है। बॉस आप 15 साल के थे तब आप कैसे थे? ये सुनने के बाद जो जियांग है वो उस बुचरजन के बारे में सोचते हुए उस आदमी से कहता है कि जब मैं 15 साल का था तब जो बुचरजन है उसने मुझे मार डाला था। ये सुनने के बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए हमारे जियांग से कहता है कि हाँ हाँ आप कितना बड़ा मजाक करते हैं। ये सुनने के बाद जियांग उससे कहता है कि तो चुप रहो और हमें आगे का रास्ता दिखाओ। वो ये सब कह रहे होते कि तभी आसमान से काफी सारी तीरों की बरसात उनके ऊपर हो जाती है। उन तीरों को देखने के बाद वो जो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन हमारे जियांग कहाँ किसी से डरने वाला, तो काफी तेजी के साथ आगे जाते हुए अपने बालों से उस तीरों को रोकने लगता है। लेकिन उसमें से कई सारे तीर हमारे जियांग को लग जाते हैं, जिसके वजह से उसके मुंह से और जहाँ पर उसके तीर लगे वहां पर से खून बाहर निकलने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि जो ड्रामा में दिखाते थे वो बिल्कुल नकली था। लेकिन तभी हमें कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन चोरों को वहां पर देखने के बाद हमारे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मुझे चोर मिल ही गए, आखिरकार मैं जल्दी मरने वाला हूँ। फिर जियांग अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है कि जो इमोर्टलिटी लॉक है वो फिर से चमक रहा है। ऐसा लगता है कि मैं जितना बेहतर लड़ूंगा उतनी ही मेरी डेथ रेटिंग बढ़ती जाएगी, आज मुझे मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उन चोरों को मारना शुरू कर देता है। तभी हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ एक सोल्जर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से हमारे जियांग अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए चोर के ऊपर हमला करते हुए चोर को वहीं पर ही जान से मार देता है। और जियांग वहीं पर ही नहीं रुकता, वो काफी ज्यादा ब्रूटली और काफी ज्यादा तेजी के साथ उन चोरों को मार रहा होता है। जियांग को इस तरह से उन चोरों को मारता हुआ देखकर उसके अपने खुद के जो सोल्जर्स है वो भी काफी ज्यादा डरने लगते हैं। अपने खुद के सोल्जर इस तरह से डर सकते हैं तो आगे वाले चोर कैसे नहीं डर सकते। हमारे जियांग को इस तरह से मारता हुआ देखकर जो चोर है वो हमारे जियांग से डरकर काफी तेजी के साथ वहां से भाग जाते हैं। उन चोरों के वहां से भाग जाने के बाद हमारे जियांग अपने हाथों में दसे हुए तीर को बाहर निकालते हुए अपने सोल्जर से कहते कि जल्दी से मेरे ब्लड को रोकने के लिए मेडिसिन दो। लेकिन तब हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि हमारे जियांग के सामने झुकते हुए उससे कहते कि मास्टर आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन सारे तीरों को रोका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे सकता। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जिसको कि जहाँ जहाँ पर चोट लगी होती है वहां पर उसे मेडिसिन लगाई जा रही होती है। मेडिसिन लगाते वक्त जो जियांग है वो कहता है कि ये जो चोर थे वो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बार मरना नहीं चाहता था क्योंकि ये जो चोर है वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, अगली बार मैं इसे नहीं जाने दूंगा। तभी जो मॉन्क है वो हमारे जियांग से कहता है कि बॉस क्या आप इसी तरह से मिस्टर पीलिया को पे करने वाले? ये सुनने के बाद जो मिस्टर पीलिया है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, वह हमारे जियांग के सामने सर को पीटने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जियांग उस मॉन्क को आंख मारते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे देना चाहते हो? ये सुनने के बाद मॉन्क मुस्कुराते हुए हमारे जियांग से कहता है कि अभी के लिए वो चीज मैं अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन जैसे हम शहर में वापस जाएंगे वैसे ही मैं आपको दे दूंगा। आखिरकार अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला जनरल अब के समय में कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सुनने के बाद जियांग उस मॉन्क से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, बस मुझे इन चोरों से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद जरूर करना। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस छोटी सी वेली के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जियांग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चोर है उन्होंने वहां पर घात लगा कर बैठे होंगे और जैसे हम वहां पर जाएंगे वैसे वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। फिर जियांग उस सोल्जर से कहता है कि क्या इस वेली को कोई भी नाम नहीं है? ये सुनने के बाद जो सोल्जर है हमारे जियांग से कहता है कि नहीं नहीं, इस वेली का कोई भी नाम नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए उस वेली को नाम दे देता है और जियांग उस वेली को वैली ऑफ द फॉलन ट्री नाम देता है। और जियांग को इस तरह से करता हुआ देखकर जो सोल्जर है वो पूरा सदमे में जाते हुए कहते कि आखिर वो यहाँ पर फाइट करने आया या फिर वेकेशन मनाने के लिए आया है। लेकिन तभी पीछे से लेफ्टिनेंट चो आते हुए हमारे जियांग से कहते कि जियांग आखिर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम आगे बढ़ते हुए मुझे रास्ता दिखाओगे? ये सुनने के बाद जियांग लेफ्टिनेंट चो से कहता है कि हम पर चोरों ने घात लगाकर हमला किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी काफी सारे चोर है जो कि हम पर घात लगाकर हमला करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट चो भी हमारे जियांग के साथ वहां पर आए, लेकिन जो लेफ्टिनेंट चो है वो पीछे से धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है और जो हमारे जियांग है वो आगे बढ़ते हुए जो आगे के चोर है उन्हें संभाल रहा है। फिर जो लेफ्टिनेंट चो है वह हमारे जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आपका काम नहीं है कि आगे चोर जो है वो घात लगाकर आपके ऊपर हमला करेंगे या फिर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस उन चोरों से और फाइट करने से डरते हो, इसीलिए तुम पीछे
पीछे खड़े रह रहे हो, और अगर सच में चोरों ने घात लगाकर तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम पीछे से तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर आ जाएंगे। फिर जो लेफ्टिनेंट चू अपने तलवार को बाहर निकालते हुए हमारे जियांग से कहता है कि क्या फिर ये ऐसा है कि तुम हमारे जो ऑर्डर्स है उन्हें रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो? और साथ ही में लेफ्टिनेंट चू अपने मन में कहता है कि अगर सच में ऑर्डर्स को ना मान रहा है तो मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो गावियन ने हमें ऑर्डर दे उसे कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन हमारे जियांग आगे बढ़ते हुए उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके ऑर्डर्स को कभी भी मना नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद जो जियांग है वो बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उस गावियन के साथ मिला हुआ है और ये मौका देखकर मुझे मारना चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा वैसे मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वहां पर घात लगाकर बैठे हुए जो चोर होते सीधा हमारे उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते। उन चोरों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जियांग अपने सोल्जर्स से कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर 4 से 5 हजार चोर है, इसीलिए तुम पीछे हट जाओ। ये सुनने के साथ हमारे जो जियांग के सोल्जर्स है वो पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे जियांग अपनी जगह पर से नहीं हिला होता बल्कि उन चोरों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। ये देखने के बाद दो सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियांग चिल्लाते उनसे कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम आगे बढ़ते रहो। ये सुनने के बाद दो सोल्जर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें, आगे बढ़े या फिर ऑर्डर्स को मना करते हुए हमारे जियांग की मदद करे। तभी पीछे से लेफ्टिनेंट चो आते उनसे कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी भागने की हिम्मत की तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग अपने मन में कहता है कि तो ऐसा है, उन सोल्जर्स को भी मेरे साथ यही पर ही मरना होगा। लेफ्टिनेंट चू की ये बात सुनने के बाद सोल्जर्स हमारे जियांग से कहते हैं कि मास्टर हम आपके साथ मरेंगे और आपके साथ जिएंगे। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने वाले होते कि तभी जियांग उनसे कहता है कि आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना, तुम आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जो बीवी है वो विधवा हो जाए, तुम्हारे जो बच्चे उन्हें फ्यूचर में कोई और आकर बुली करे? अगर तुम मरना नहीं चाहते और अपने बीवी और बच्चों को ऐसा नहीं देखने चाहते तो आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना। ये सुनने के बाद जो पीले है वो हमारे जियांग से कहता है कि लेकिन मास्टर हम अकेले आपको मरने नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद जियांग आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे ये बकवास बातें मत दो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाने के बाद जो जियांग है काफी ज्यादा ब्रुटली और काफी तेजी के साथ उन सारे चोरों को मारना शुरू कर देता है। मारते वक्त वो अपने सोल्जर से कहता है कि जो काम तुम कर नहीं सकते वो मैं करूंगा, जो बातें तुम कहने की हिम्मत नहीं कर सकते वो मैं कहूंगा। आज मैं तुम में से किसी को भी नहीं मरने दूंगा। इतना कहने के बाद जो जियांग है कई सारे सोल्जर्स को मारने के बाद उनके बॉडी के ऊपर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा डरावने तरीके से कहता है कि तुम लोग मरने से पहले मैं पहले मर जाऊंगा। इतना कहने के बाद जो जियांग है वो बिल्कुल एक डीमन की तरह उन चोरों के ऊपर टूट पड़ जाता है और उन चोरों को काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जियांग को इस तरह से अपने चोर साथियों को मारता हुआ देखकर जो बाकी के चोर है काफी ज्यादा डर जाते और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जियांग का उन्हें वहां से जाने देने वाला तो उन्हें उंगली करते उनसे कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे ऊपर हमला कर दो। जियांग की इस तरह की बातें सुनने के बाद वो चोर कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी हमारे जियांग के ऊपर हमला कर देते। लेकिन हमारे जियांग भी कहा किसी से कम तो काफी बुरी तरीके से उन चोरों को मारना शुरू कर देता है। और उन चोरों को मारते वक्त हमारे जियांग अपने ऑरा को इस्तेमाल करने लगता है और साथ ही में जो मिस नो ने डेमोनिक टेक्निक दी थी उसी का भी इस्तेमाल करने लगता है। हमारे जियांग को ऑरा का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो लेफ्टिनेंट चू है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहती है कि बच्चा तो ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है। एक वॉरियर जिसने कि अपने 20 साल की उम्र में ऑरा को पा लिया वो सच में काफी ज्यादा गिफ्टेड है। लेकिन आखिर वो कितनी देर तक इतने सारे चोरों के सामने टिक सकता है, चलो देखते हैं। लेकिन हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी हार ना मानते हुए उन चोरों को काटे जा रहा है, मारे जा रहा है बिल्कुल एक डीमन की तरह। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट चू को भी पता चल जाता है कि जो हमारा जियांग है वो उसी डीमन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। उसे देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब जो कि उसने उस डीमन टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो वो अब जिंदा नहीं बच सकता। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है इतनी देर लड़ाई करने की वजह से जियांग काफी ज्यादा थक चुका होता है। जियांग को इस हालत में देखने के बाद जो उसके सोल्जर्स है उसके काफी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियांग जल्दी से अपने भाले को जमीन पर मारते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिसके वजह से उसके सोल्जर्स और जितने भी उसके आजू बाजू चोर थे वो पीछे हटने लगते हैं। फिर हमारे जियांग अपने सोल्जर्स को धमकी देते हुए उनसे कहता है कि जब तक कि मैं जियांग यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक तुम इन लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत भी मत करना। तभी हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि कायर मत बनो, सीधा उसके ऊपर हमला कर दो। ये सुनने के साथ ही वहां पर जितने भी बचे हुए चोर होते हैं वह हमारे जियांग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन चोरों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जियांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते वो भी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और उन दोनों के बीच में इसी तरह से लड़ाई शुरू होती
है, जहाँ पर हमारा जो जियांग है वो बिल्कुल एक खूनी दरिंदे डीमन की तरह उन लोगों को काटता पीटता जा रहा होता है। जियांग को इतना ज्यादा इंजर्ड होता हुआ और इतना ज्यादा घायल होता हुआ देखकर वहां पर जितने भी सोल्जर्स है वो कुछ कर नहीं पा रहे होते, क्योंकि जियांग ने उन्हें सख्त ऑर्डर दिए होते कि वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आखिर में जियान को इतने ज्यादा तीर लग जाते हैं, लेकिन वो हार ना मानते वहां पर जितने भी सोल्जर्स है उन्हें मार देता है। उन सारे सोल्जर्स को मारने के बाद जो हमारा जियांग है वो भी एक वहां पर एक वॉरियर की मौत मरता है।